नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के सबसे बड़े राज्य में चुनावी हलचल शुरू हुई तो उसके समानांतर एक और बहस शुरू हो गई। हर चुनाव में वो बहस थोड़ी बहुत चलती थी, लेकिन इस बार वो बहस थोड़ा बड़े फलक पर दिखाई दी। ब्राह्मण वोट किधर जाएगा? सारे दलों ने अपनी अपनी ढंग से रणनीति बनानी शुरू की, खासतौर पर ब्राह्मणों को फोकस करके। अब किसी ने परशुराम की मूर्ति लगाने की घोषणा की, कुछ ने लगाई, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, किसी ने अयोध्या की राह पकड़ी तो किसी ने वृंदावन की राह पकड़ी। और कोशिश ये हुई कि एक माहौल ऐसा बने कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती दोहरी थी। एक तो उसको बाकी जो पार्टियां ब्राह्मण वोट के लिए लड़ रही थी उनसे कॉम्पिटिट करना, और दूसरा उसके ऊपर जो आक्षेप लग रहा उस आक्षेप से मुक्ति का रास्ता खोजना कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज। और मजे की बात ये देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन कह के तो शायद किसी पार्टी ने ऐसी तो इस थेथरई से तो पार्टियां बची, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से उसका नाम प्रबुद्ध सम्मेलन दे दिया, किसी ने बुद्धिजीवी सम्मेलन दे दिया। बेसिकली मूलतः वो ब्राह्मण सम्मेलन थे, खांटी ब्राह्मण सम्मेलन। तो सतीश जी गए तो उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन कर दिया, भाजपा ने मान लीजिए बुद्धिजीवी सम्मेलन कहा होगा, किसी ने सद्भाव सम्मेलन कहा होगा। इस ढंग से मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए सारी पार्टियों को बुलाकर, और दो तीन चीजें समझने के लिए बहुत जरूरत है इस वक्त। क्या उत्तर प्रदेश में हाल के कुछ चुनावों में पिछले ऐसा देखने में आया है सच में कि ब्राह्मणों ने एन ब्लॉक वोट किया हो? क्या हुआ है ऐसा? क्या ब्राह्मण वोट जैसी कोई अवधारणा है? क्या जैसी पॉलिटिकल अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की है, क्या वैसे उसके आसपास भी ब्राह्मण वोट की है? वो कंसोलिडेशन है या ब्राह्मण वोट एक मिथकीय अवधारणा है? यह भी समझना बहुत जरूरी है। और 1931 जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त आखिरी बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसके बाद से जनगणना नहीं हुई। अब कितना ब्राह्मण है, कितना ठाकुर है, कितना बनिया है और कितना कायस्थ है, इसका अंदाज ही लग सकता है। सपा के पास हो सकता है आंकड़ा 12% का हो, भाजपा के पास 11 का हो, बसपा के पास 8% का हो, कांग्रेस के पास 9% का हो, क्योंकि किसी के पास एक आंकड़ा है नहीं। और इस मसले को समझने के लिए कि ब्राह्मण वोट है या नहीं, और है तो फिर किससे नाराज है और किससे खुश है, और क्या मूर्ति लगाने से या त्रिशूल बांटने से ब्राह्मण खुश होता है, या ब्राह्मण को भी वही चाहिए जो बाकी को चाहिए, रोटी 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 रोजी रोजगार सुरक्षा, या केवल मूर्ति त्रिशूल मुकुट तलवार इनसे काम चल जाएगा? ये भी समझना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत विशिष्ट मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से मनीष शुक्ला जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से फैजान खान हैं, समाजवादी पार्टी से अभिषेक मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं। मनीष शुक्ला जी से बात शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये बहस भी तभी शुरू हुई, पहले ये कहा गया कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, और ब्राह्मण नाराज है भाजपा से, इसको बताने के लिए लोगों ने विकास दुबे को भी ब्राह्मण आइकॉन के तौर पर चित्रित करने की कोशिश कर डाली। बताइए, वो जाति से परे थे भाई, वो जाति धर्म पंथ मत मजहब सबसे परे थे विकास दुबे जैसे लोग, लेकिन उनको भी एक ब्राह्मण आइकॉन के तौर पर रखने की कोशिश की। मनीष शुक्ला जी, दो बातें, एक ब्राह्मण वोट की लड़ाई आप भी कर रहे हैं, अभी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुना था ब्राह्मण सम्मेलन में वो गए थे, हैं, और बाकी ब्रजेश पाठक जी और तमाम लोग रोज ही कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर।
और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ब्राह्मण वो है जो कठिनाइयों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। तो दो बातें हैं, एक तो जो बाकी लोग ब्राह्मण वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप कैसे निपट रहे हैं, और क्या आपने अपने ऊपर से वो जो आरोप लगता था उसको काउंटर कर लिया है ग्रास रूट लेवल पर जाके कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है? जी देखिए अमिताभ जी, जो आपका सवाल है उसके जवाब को दो कालखंड में बांटना पड़ेगा। एक तो 2014 के बाद का भारत और 47 के पहले का भारत। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी और 4 साल बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर उत्तर प्रदेश और देश को विकास के एक्सप्रेस वे पर जब चढ़ा दिया गया तो विपक्ष के पास जब कोई उसकी काट नहीं निकली तो एक पुराना फंडा जो अंग्रेजों के समय से इस देश में आजमाया जाता था उस पर फिर से वो लोग उतरे। 47 के पहले अंग्रेजों ने बड़ी खूबसूरती से देश को जातियों के खांचे में और धर्म के खांचे में बांटा था। इस पर कोई किसी को आपत्ति हो तो कर सकता है। 47 के बाद जब कांग्रेस आई तो लंबे समय तक उसने भी एक धर्म को सामने रखा, एक दो जातियों को जोड़ा, इसी फार्मूले के आधार पर राजनीति करते रहे और लंबे समय तक सत्ता में रहे। 14 में जब हमारी सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, जब मैं इस बात को कहता हूँ तो उसका तर्क ये है कि हमारी कोई योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन, सौभाग्य, उज्ज्वला, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उनके लाभार्थियों की सूची उठाकर देख लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। तो समाज एकत्रित होने लगा और देश राष्ट्रीय विमर्श की तरफ जा रहा था। और 19 में जब हम उत्तर प्रदेश में, जब 19 का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में तथाकथित रूप से, अमिताभ जी को याद होगा कि हम लोग एक चैनल में, तब आप किसी और चैनल में थे, और डिबेट में हमने इस बात को कहा था कि हम 50+% वोट ले लेंगे तो चाहे जो भी गठबंधन बनेगा और हम जीत कर आएंगे। 50+ जब हमको सीटें मिली, 50% से ज़्यादा हम मत पाए, 63 सीटें हमको मिली। उसके बाद चिंता इन लोग की बढ़ी और इन्होंने अंग्रेजों के उसी फार्मूले को लिया कि जाति के खांचे में बांट दो बहुसंख्यक समाज को और अल्पसंख्यक को मुसलमान बना दो, और इधर जातियों में बटा बहुसंख्यक समाज, उधर उस एक अल्पसंख्यक समाज को ले लो और वोटों के आंकड़े को छू लो। देखिए अमिताभ जी, आप बहुत लंबे से समय से आप पत्रकारिता में बहुत वरिष्ठ, तमाम लोग बैठे हैं। आपने ब्राह्मण राजपूत सुना, अगड़ा पिछड़ा सुना होगा, सवर्ण दलित सुना, लेकिन कभी किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे सिया सुन्नी सुना आपने? कभी शेख पठान सुना आपने? कभी इस दृष्टि से मीमांसा करते हुए किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे या मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि जब आज़ादी नहीं मिली थी तब से लेके जो तमाम आयोग बने, चाहे मंडल कमीशन रहा हो, चाहे काका कालेलकर का रहा हो, उसमें जातियों में खंडित मुस्लिम समाज की बात हुई है। और तमाम मुसलमान साथी भी यहाँ बैठे हैं, अल्पसंख्यक धर्म से आए हुए लोग बैठे हैं, जो ये जानते होंगे कि किस तरीके से जातियों में उनके यहाँ भी विभिन्न प्रकार के भेद विभेद हैं, लेकिन नहीं किया गया। ये षड्यंत्र है और मंसूबे खतरनाक हैं कि देश को खंडित करो समाज और धर्म में, और ये राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए कांग्रेस ने शुरू किया था और सपा बसपा उसकी खेती करती है। हमें एक बस 5 सेकंड और, हमारा एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और योजनाओं से लेकर तमाम चीजों को उठाकर आप देखेंगे तो कहीं भी भेद नजर नहीं आएगा। राजनीतिक दलों से मेरी एक असहमति हमेशा रही, उसमें सब राजनीतिक दल शामिल हैं। आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर हो जाता है। सब कोई दल ये नहीं मानता मंच पर कि हम खाटी जाति की राजनीति को भी साधते हैं भारत में। अब वही बात मुझे कहनी पड़ेगी जो आप लोग नहीं छुपाना चाहेंगे। भाई, कौन सा सम्मेलन बचा जो नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? बताओ कि हर पार्टी में अगला पिछड़ा तो इतना ही नहीं डिवीजन है, जाति उपजाति तक के अलग अलग सम्मेलन हो गए, उन जातियों के नेता गए। इसलिए ये है। और एक थोड़ी हल्की बात भी कह दूं, रोचक बात, उसके बाद फिर मैं अभिषेक मिश्रा के पास आऊँगा। मनीष जी ने
दो विशिष्ट सनों का उल्लेख जब किया तो मैं थोड़ा चौंका, मुझे लगा कि ये किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा 1947 से पहले और 2014 के बाद। ये एक बहुत अभी चर्चित हो गया मामला भाई, पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा हो गई जब कंगना जी ने इसकी एक नई व्याख्या कर दी थी। खैर वो मसला अलग था। अभिषेक मिश्रा, आपकी पार्टी ने भी एक शायद सबसे बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया और कई जगह मूर्ति लगाने का ऐलान हुआ। कुछ ब्राह्मण लीडर्स को, जिसमें आप भी थे, उनकी एक कोर कमेटी जैसी कुछ गठित की गई, माता प्रसाद जी और मनोज पांडे और बाकी लोगों को जोड़ करके। मैं समझ नहीं पाता, अगर सबका अच्छा होगा तो ब्राह्मण का भी अच्छा हो जाएगा? नहीं, ठाकुर का भी हो जाएगा, यादव का भी हो जाएगा, कुर्मी का भी हो जाएगा, सबका, कोरी का भी हो जाएगा, मुसलमान का भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। और नहीं तो भारत में 5000 से ज्यादा जातियां हैं दोस्त, हैं? जाति और उपजाति मिला के, गोत्र तक अभी मैं नहीं गया, घोसी और कमरिया में एक मसला वो भी है। कहां तक कितनों को साधिएगा? एक ब्राह्मण राजनीति, ब्राह्मण वोट को गैल्वनाइज करने की आपकी कोशिशें कहां तक पहुंची? आपको लग रहा है कि भाजपा से अभी भी ब्राह्मण नाराज है, और नाराज है तो वो आपको चुनेगा? जी, दो चीजें हैं अमिताभ जी। सबसे पहली तो जो आपने कहा कि हम लोगों ने भगवान परशुराम की जो प्रतिमा की बात आई, वो हमारी व्यक्तिगत आस्था, विश्वास, ईश्वर का एक रास्ते में चल के हमें जब ये चर्चा आई कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी तरह तरह की मूर्तियां लग रही हैं, लगती आई हैं, आज से नहीं, पिछले 2500, 300, 50 साल से हम लोग की 40 साल की उम्र हो रही है, उसमें हम लोगों ने बहुत देखा। तो हमारे मन में भी था कि हमारे आराध्य हैं, हम अपने आप को उनका वंशज मानते हैं, भगवान परशुराम की भी प्रतिमा लगनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करने गए थे। उन्होंने हम लोगों को ये कहा, बिल्कुल ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए, जो हमारे सहयोग की जरूरत होगी, जो हम कर सकते हैं निश्चित करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर 5000 साल से ज्यादा चलने का हमारा मकसद है, जो कांस्य की, ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाई जाए और वो स्थापित की जाए। और ये इसी भाव में, इसी सांस में कहना चाहूंगा कि इसका राजनीति से, सरकार से, विधायक बनने से, मंत्री बनने से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री बनने से कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये काम हमने तय किया है, करेंगे, करके दिखाएंगे। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मंदिर जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कम से कम 10-12 जिलों में हम ऑलरेडी बना चुके हैं और लखनऊ में भी शीघ्र आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जब आएगा सामने तो आपको सबसे पहले बताएंगे। दूसरा सवाल जी, दूसरा सवाल आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण की नाराजगी का। मैं आपसे आज पूरे विश्वास से कह सकता हूं अमिताभ जी, और आप आज बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं और पूरा देश आपके माध्यम से देख रहा होगा, आपका एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल आप चलाते हैं, कि आज सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश का हर एक वर्ग, हर एक प्रोफेशनल, हर एक ट्रेडर, हर एक व्यापारी, हर एक टीचर, हर एक अफसर, हर एक पुलिस वाला, हर एक दुकानदार जो रेडी और उस पे सड़क पे ठेला लगाता है, चाहे जो काम करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है, नाखुश है, नाराज है, हटाने का इंतजार कर रहा है, 2022 में चुनाव की तिथि के लिए इंतजार कर रहा है। उसका कारण है, जब आपने कहा, अगर हम ये भावना चली, आपने कहा ना कि समाज में आज ये चर्चा हो गई। क्यों हो गई चर्चा? चर्चा इसलिए हुई कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सच्चाई है। लोगों को ये परसेप्शन जा रहा है, सबको परेशान करने का काम कर रहे हैं, सबको त्रस्त करने का काम कर रहे हैं, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, करप्शन आसमान पे पहुंच गया है, कोई एजेंसी नहीं बची देश की, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा। अभिषेक जी, वो हम आज सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा करना बिल्कुल चाहते ठीक हैं है कि ब्राह्मण वोट बैंक जैसी कोई चीज है, और है तो उसको अब कौन कितना उसमें अपनी तरफ खींचने के सक्षम है। मैं फैजान खान के पास चलता हूं, मुझे 10 सेकंड और दें। बिल्कुल, जो आपने आखिरी सवाल पूछा उस पर भी कमेंट कर दूं। निश्चित रूप से आज की तारीख में डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं ब्राह्मण को यह एहसास हुआ है कि अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो डेमोक्रेसी में हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। उसको ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से भी थी, जिसमें पूरी तरह फेल हुआ, आज नाराज है, निश्चित रूप से बना है और बन रहा है। आने वाले वक्त में सारी उसकी नाराजगी जो है वोट के दिन आपको दिखाई पड़ेगी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। फैजान खान जी, आपकी पार्टी ने भी इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया, सतीश जी को आगे किया, वो अयोध्या गए और
वो अलग विषय है डिबेट का कि अयोध्या भी इस दौर में उन लोगों की भी आस्था का केंद्र हो गई जिनकी आस्था का केंद्र नहीं रही कभी ज़्यादा, उनकी भी हो गई, और जिनको अयोध्या से थोड़ा परहेज भी था वो भी वहाँ गए। और केजरीवाल जी को देखिए, उन्होंने पूरी हनुमान चालीसा खड़े होकर पढ़ी, है ना। तो अच्छा है, देश में धर्म का प्रचार बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी तो उसकी एक जो स्थापना हुई, उसकी जो व्यावहारिक शैली रही राजनीति की, उसमें तब तक पंडितों का कहीं कोई शोर मैंने नहीं सुना। जब पिछली बार मायावती जी जब सरकार में आई थी 2007 वाले में, तब मैंने सुना कि सोशल इंजीनियरिंग हो गई और ब्राह्मण प्लस दलित मिलके हाथी नहीं गणेश है, हाथी शंख, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, ये मैंने सुना। अब मैं सुन रहा हूं कि वही बसपा उसी सोशल इंजीनियरिंग को रिक्रिएट कर रही है। कहां तक हुआ रिक्रिएशन? अमिताभ जी, सबसे पहले मैं बता दूं, आपने पार्टी की बात की 2007 से। आदरणीय बहन जी का शुरू से ये नारा रहा है, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पे। दूसरी बात आपने कही जो हमने अयोध्या से स्टार्ट किया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब इस बात को बहन जी से कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ, खास तौर से अभी आपने जो बात कही, मैं उसके हिस्ट्री बता दूं कि क्यों ये ब्राह्मण समाज का एक नाम आया इस चुनाव में। खास तौर से सोशल इंजीनियरिंग की बात तो 2007 में आई थी, वो मैं साफ तौर से आप सबके सामने इस बात को कह रहा हूं, जो दबी आवाज़ में हर मोहल्ले, हर चौराहा, हर समाज में ये बात उठता है। भारतीय जनता पार्टी से उठकर कहीं ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगता है कि वो एक खास तौर से कम्युनिटी है ब्राह्मण समाज, जिसके वो एंटी रहते हैं। ये अमिताभ जी, मैं मन से कह रहा हूँ इस बात को, दबी लैंग्वेज में गोरखपुर से लेके हर जगह इस बात को आता है। अब ये कहाँ तक सत्य है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप 5 साल का इनका कार्यकाल देखेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, तो आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से एक कम्युनिटी को खास तौर से निशाना बनाया गया, टारगेटेड किया गया, उस बात पे ये लाजमी उठता है कि ये बात उठेगी ब्राह्मण समाज में, उस समाज में, कि क्यों ऐसा हमारे साथ परमानेंट हुआ जा रहा है। निशाना लगातार 5 साल में इस गवर्नमेंट को बनाया जा रहा है और बनाई जा रही है। लिहाजा जब उन्होंने इस बात को रखा आदरणीय बहन जी से, तो बहन जी का साफ तौर से मैं आज भले मंच में आपके इस मंच से कह सकता हूं कि वो चाहे कोई भी समुदाय जाति हो, किसी के भी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम आदरणीय बहन जी ने कभी नहीं किया। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे हिंदू समाज में आप दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, सारे समाज की वो आस्था की इज्जत करती हैं। और ये खुलेआम मैं इस बात को कह सकता हूं अमिताभ जी आपके चैनल से कि वो तब तक जब तक वो भारत के संविधान के ऊपर ना उठने लगे। ठीक बात है, लेकिन इतनी सरल बात होती तो मेरी समझ में क्यों नहीं आई? मुझे अपने पे भी कोफ्त हो रही है। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार ठाकुर सम्मेलन नहीं हो रहा, बनिया सम्मेलन नहीं हो रहा, कायस्थ सम्मेलन नहीं हो रहा, ये भी जातियाँ अच्छी खासी फल फूल रही, फली फूली हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही मतलब 90% हो प्रदेश में, वही किसी नहीं। मतलब आपने एक बात और कही, बहुत अच्छी बात, मसला थोड़ा उतना मैं एक सेकंड ले लूँगा आपका। एक बात आपने बहुत अच्छी कही, जैसे मनीष जी ने भी कहा, तो शायद मेरे ख्याल से आप ही के जहन में नहीं, सबके जहन में आने लगा जब इन्होंने कहा 2014 के बाद 1947। तो अब हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि 1947 के बाद, जैसा कि अब आप लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, सबने इस बात को कहा कि कंगना रनावत जी ने जो कहा, मैं उस बात को नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन आज प्रवक्ता मनीष जी इस बात को कह दिए कि 2014 के बाद क्या मतलब, क्या देश आजाद नहीं हुआ? क्या 15 साल गुजरात में माननीय मोदी जी गुजरात में गुजर नहीं रहे? समर्थन करने की जरूरत भी नहीं समझता, वो हादसे का विषय है, आया सुना हंस दिए, बात खत्म हुई। अब उनकी बात पर क्या चर्चा करेंगे? दुजेंद्र त्रिपाठी जी, ब्राह्मणों पर जब भी मैंने कांग्रेस से चर्चा की तो कांग्रेस ने एक बात कही कि भैया बाकी सबकी छोड़ो, आप ये बताओ ब्राह्मण मुख्यमंत्री किसने दिया हमारे अलावा? एक ये तो आपके पास एक ऐतिहासिक धरोहर है पंडित नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। ताजे प्रकरण में भी कुछ कांग्रेस कर रही है हलचल, ब्राह्मणों को लामबंद करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए? नहीं, हमने तो, आपने पंडित नारायण तिवारी की बात की, हमने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं। सवाल आपका मुद्दा है, आज ब्राह्मण वोटों की बात आपने कही, आपने सबसे पहले विकास दुबे की बात की। यहाँ विकास दुबे की बात नहीं है, खुशी दुबे की बात है। उस पर हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके विषय में क्या सोचती है।
सवाल आपने ये भी कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने कहा कि कठिन समय में भी ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत नहीं होता है। तो अब वो तो राष्ट्र धर्म है उसका, वो राष्ट्र के विषय में सोचता है, जिस राष्ट्र में सभी लोग आते हैं उसके विषय में वो सोचता है, हमें नहीं लगता कोई गुनाह है। आपने ब्राह्मणों के विषय में पूछा, तो कांग्रेस तो कहीं भी ब्राह्मणों का सम्मेलन नहीं कर रही है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्या ब्राह्मण किसी सम्मेलन के करने से प्रभावित होगा? क्या उसके खुद के अपने विचार नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है? उसकी अवधारणा क्या है? वो राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र में सभी लोग आते हैं, वो जातियां सभी आती हैं। आपने ब्राह्मणों की बात की, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा मुसलमानों में सुन्नी और शिया की बात उन्होंने की। यहाँ पर वो कौन सा प्रसंग था, किसकी वजह से वो कहा गया? आपको एक बार इनको टोकना चाहिए था कि बात ब्राह्मणों की हो रही है, और फिर जाकर के वहीं पर धर्म पर और जातियों पर सारी बातें अगर ठहर जाएंगी, तो इसका मतलब विकास जो पीछे रह गया है, बेरोजगारी जो पीछे रह गई है, तो हमें लगता है कि बीजेपी ब्राह्मण की बात उठा करके इन सारी चीज़ों पर पर्दा डालना चाहती है। और हम तो ये कहते हैं कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हुई, जहां पर पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री को जिसके उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी ने चुना है, उनको किस तरह से वहां पर सड़क पर दौड़ाया गया, उस देश के प्रधानमंत्री ने उनको जिस तरह से दौड़ाने का काम किया, हम खुद ही शर्मसार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। अब उस पर सफाई देने से, उनके कंधे पर हाथ रखने से वो बातें नहीं मिटती हैं। तो इन सारी चीज़ों के अलावा हम तो यही कहते हैं कि अगर विकास की बात करना हो तो खुशी दुबे की बात करिए। विकास दुबे की बात की जगह जो है खुशी दुबे की, उसका जवाब भारतीय। और इसके अलावा एक लाइन में अपनी बात खत्म करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की बात कैसे करेगी जिनके शासन में 750 ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए हैं? उसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है? ठीक है दुर्जन जी, एक मैं मनीष शुक्ला के पास जाऊंगा, उन पर कुछ भाजपा पर जो आरोप लगे उस पर उनसे सफाई मांगूंगा, लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहूँगा। ये ओवैसी साहब भी बड़ा आंकड़ा गिनाते हैं कि इतने एनकाउंटर, इतने मुसलमान उसमें। ये मीमांसा बंद करिए। एनकाउंटर सही या गलत हो सकता है, उसको ठाकुर मामन, कायस्थ, कोरी, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, बसपा, सपा, भाजपा में मत बांटिए भाई। नहीं, यहाँ ब्राह्मण की बात हो रही है, ब्राह्मण भी इंक्लूडेड ब्राह्मण बांटेंगे, और आप ओवैसी जी की बात ला करके आप भी एक एजेंडे को सेट मत करिए। ठीक है, ओवैसी नहीं है। ठीक है। एनकाउंटर या तो विधिसम्मत हो सकता है या फेक हो सकता है। ठीक, जाति से ना उसका गुरुत्व घटता है ना बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना जातीय धर्म से। मनीष शुक्ला, 2 आरोप आप पर लगे, मेरे ख्याल से दोनों सुन लिया आपने। हाँ, देखिए, लोकतंत्र का इतिहास देखेंगे, अगर 47 के बाद की ही बात करते हैं, तो जो जाति और धर्म वोट बैंक बनी, तो विकास के दौड़ में वो पिछड़ गई। चाहे जो जाति और धर्म हो, मैं धर्म का भी नाम नहीं लेता, उस जाति का भी नाम नहीं लेता है। और अगर ब्राह्मण की मीमांसा जात के अनुसार करनी है, तो ब्राह्मण तो चाणक्य बन के चंद्रगुप्त बनाता आ रहा है, या दधीची बन के अपनी हड्डियों को दान करता आया राष्ट्र सेवा के लिए। और जब राष्ट्र सबल और समृद्ध होता है, प्रदेश सबल और समृद्ध होता है, तो ब्राह्मण का विकास अपने आप हो जाता है। जब 4.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता से सरकारी विभागों में मिलती हैं, तो सभी जातियों को मिलती है, उसमें ब्राह्मण को भी उसका प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जब 3 लाख संविदा के आधार पर नौकरियां मिलती हैं सरकारी विभाग में, या 2 करोड़ एमएसएमई के सेक्टर में रोजगार का सृजन होता है, या 4-4 एक्सप्रेसवे बनते हैं, तो ब्राह्मण का विकास अपने आप होता है। ब्राह्मण इस बात को मानता है, जानता भी है। हाँ, जब लूट होती थी किसी जाति के लिए अभी पिछली सरकार में, और ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं फिर से अपनी बात के लिए तर्क देता हूँ कि लूट होती थी, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 5 आयोगों के चेयरमैन अखिलेश यादव के समय में बर्खास्त किए थे, मेंबर सहित। तो उस लूट में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता था कि पारदर्शी तरीके से जब नौकरी मिलती है तब सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, ये लोग एक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप वोट बैंक किसी जाति या धर्म को बनाएंगे तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये इतिहास कहता है, जो भी उठा ले इस पर मुझसे डिबेट कर सकता है। और रहा बात, देखिए, ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, मुस्लिम आइकॉन में कभी एपीजे का नाम लेते नहीं सुना, बिस्मिल्लाह खान यहीं से आते, उनका नाम लेते नहीं सुनते हम लोग। मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हो रहा है, अतीक अहमद के साथ अन्याय हो रहा है।
अब ब्राह्मण को भी उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इनके आज्ञान विकास दुबे हो जाएंगे। तमाम डिबेट उस समय सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं डिबेट के दौरान मिलते थे और घड़ियाली आंसू बहाते थे। अरे जो प्रभु राम के भक्तों के जो हत्यारे हों, ब्राह्मण उनकी बात सुन सकता है क्या? ये जो बगल में हमारे बैठे हैं बसपा के साथी कहते थे वहां क्या बना दिया जाए, नाम भी लेने में शर्म आती है चलिए, ठीक कि है। मंदिर के स्थान पे क्या बना दिया जाए। मैं- और वो तो कहते थे, जो कांग्रेस वाले बैठे हैं वो कहते थे कि राम काल्पनिक है। आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अरे कैसे ब्राह्मण है त्रिपाठी जी आप कि राम का विरोध करते रहे, राम मंदिर का विरोध करते रहे? नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप कहीं बताइए कांग्रेस ने अरे कहीं भाई, कहा है कि सुप्रीम राम कोर्ट में काल्पनिक राम पर पात्र बहस हैं? नहीं करनी। कहीं भी कहा हो तो आप बता दीजिए कि राम काल्पनिक पात्र हैं। मुझे मेरी बात लेकिन हम राम को राजनीति में घसीटते नहीं मुझे हैं। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, हताशा में मत जाइए त्रिपाठी जी, अपने समय पर आप बोल लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा आपने कि काल्पनिक है, राम से तोड़ देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण के काम के विरुद्ध जाने वालों के साथ ब्राह्मण नहीं जा सकता। वो समाज निर्माण करने वालों के साथ जाएगा, राष्ट्र निर्माण करने वालों के साथ जाएगा। और राम विरोधी कभी समाज निर्माता नहीं हो सकता, राम विरोधी कभी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता। ठीक, मैं अभिषेक के पास एक सवाल लेके जाऊंगा। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। हिंदुस्तान की तासीर को समझने के लिए हमको ये देख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान ने अपनी भाव भूमि पर 2 सबसे बड़ी मूर्तियां उकेरी। उससे बड़ी कोई मूर्तियां हिंदुस्तान ने अपने मन पर नहीं उकेरी। एक राम और एक कृष्ण। दोनों में से जो भी कथाएं हैं वो कथाएं बताती हैं कि दोनों कम से कम जो प्रचलित ब्राह्मण वर्ण है कहा जाता है उसके नहीं थे। ठीक है ना? ये भारत का मन है, उसकी तासीर को यहां से समझिए लड़ने से पहले। अब अभिषेक मिश्रा, सैद्धांतिक बातें नहीं, इस बहस में बहुत थोड़ा समय खराब हो गया। जब हम लोग विकास की बात करने लगते हैं कि सबका विकास होगा, ऐसा होगा, टिकट बंटती है। मैंने उन कमरों को देखा है, आपने भी देखा होगा है? कैसे बढ़ती है? अच्छा, कायस्थ हो, कितना वोट है? बोले 26,000। बोले 26 से नहीं जीतोगे ना ना ना। बोले ये प्लस कर पाओगे? ऐसे बढ़ती है ना। सपा में भी ऐसे, बसपा में भी ऐसे, भाजपा में भी, भाई सब में ऐसे। भाई साहब, दुजेंद्र पार्टी की पार्टी में भी। ठीक, तो जब टिकट आप ऐसे बांटोगे तो फिर जातवाद तो उसके ये पर्दा क्यों डालते हो कि भाईचारा सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन? खुल के लिखो, ब्राह्मण सम्मेलन, कायस्थ सम्मेलन, ठाकुर सम्मेलन। नहीं, पर्देदारी भी। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने जब बात की, सबको साथ लेके चलने की बात की। और ऐसा नहीं है, अब ये जातियां फिर कहां से आ जाती जब सबको साथ लेके चल रहे हो दोस्त? जातियां तो ये हमारे और आपके इस देश में जो पैदा हुआ, किसी न किसी धर्म में हुआ, किसी न किसी जाति में हुआ। हम जब अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं तो आदमी जहां ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान से हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रोफेशनल हूं, MBA हूं, आई एम अहमदाबाद से, जो भी हो, उसमें कहीं ना कहीं उसके मन में ये संस्कार भी आता है कि मैं हिंदू हूं, या मैं सिख हूं, या मैं ईसाई हूं, या मुसलमान हूं, या जैन हूं, या पारसी हूं। उसमें यह भी आता है कि मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं, तमिलनाडु से हूं। तो ये आपके आइडेंटिटी का पार्ट है, इस देश की सच्चाई है। और इस देश की सच्चाई को, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की सच्चाई नहीं है, आज भी आप इंग्लैंड भी जाएंगे तो वहां भी आपको गोल्डस्मिथ सरनेम अलग मिलेगा, हैमरस्मिथ अलग मिलेगा। वो क्या था? दे वर ऑल प्रोफेशनल्स, और उन सारे प्रोफेशनल्स का वो अपने आप में वहां वर्ग थे। ये बड़ी सैद्धांतिक बहस हो जाएगी। अभिषेक बाबू देश विदेश घूमे हुए, इसलिए इनकी बात थोड़ी कठिन हो जाती। मैं इसको और प्रैक्टिकल करूँ, फिर मैं जरा जनता के बीच में भी जाऊंगा, कुछ सवाल लूंगा, आप लोग इनसे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। एक चीज मेरी मैं कहूँ, ताकि ये हिपोक्रेसी थोड़ी कम हो मंचों पर राजनीति के। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, कहा फलाने से आपका परिचय हुआ कभी? मैंने कहा कि नहीं। बताया फलानी जगह के हैं। मैंने हाँ, एक टीचर हैं, उनके बारे में सुना है कि टीचर हैं, बस बहुत प्रोफाइल उनका बड़ा नहीं। बोले उनको राज्यसभा भेज दें। मैंने उनको ग्राम सभा में नहीं कोई जानता। उन्होंने उनकी जाति कोट की, उन्होंने ना उस इलाके में उनको बनाना जरूरी है, एक उस जात को एक देना है राज्यसभा, आदमी को नहीं देना। मैं गाड़ी में बैठाए थे, मुझे उन्होंने नहीं कहा आदमी को देना। बोले जब पहचान तो हम दे देंगे, जब राज्यसभा बना देंगे तो पहचान भी हो जाएगी। पहचान का क्या मतलब है? क्या ऐसे टिकट बंटती है बाबू, है ना? अमिताभ जी, बोले एक सरदार भी लेना है, बोले एक सरदार ढूंढो, सरदार ढूंढो, लिस्ट में डालना। यार क्या ऐसे नहीं होता? होता है ना?
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा अमिताभ जी, कि एक उदाहरण मैं भी दे दूं जो आपने कहा, जिस सीट पे मुझे लड़ाया गया लखनऊ उत्तर विधानसभा, उस सीट का जो समीकरण है जातीय के हिसाब से, वो बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरीके से हम लोगों के हिसाब से नहीं बनता अगर जाति की बात करें। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने IIM अहमदाबाद की नौकरी छुड़वा करके मुझको वहां से स्थापित किया कि भाई एक पढ़े लिखे अच्छे काबिल लोगों को भी राजनीति में आने की जरूरत है, आप आइए। आप अभिषेक लखनऊ भाई से एक बार अपना आप कास्ट बदल लीजिए, अध्यक्ष जी आपको भी छोड़ देंगे। आप भी समाजवादी में इसीलिए हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। नहीं कुछ आप शायद इस भूल रहे हैं। इस गलतफहमी मत रहिएगा, इस मैं गलतफहमी साफ मत तौर से रहिएगा। कह दिया आपसे। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल गलत कह दिया और पूरे देश के सामने कह दूं कि आपने 100% गलत कहा। ऑडियंस से सवाल ले लो। सीट का एग्जाम्पल- मनीष एक सीट मिनट। का उसमें मत एग्जाम्पल- जाइए, नहीं, सीट मैं का तो सिर्फ ये एग्जाम्पल बात कह रहा हूं कि लखनऊ का उसका ही है। धर्म और जाति से जोड़ना नहीं था। सीट का एग्जाम्पल लखनऊ से इन्होंने दिया। यही लखनऊ पूर्वी से माननीय टंडन जी विधायक हैं, उनकी बिरादरी कितने लोग उस सीट पे हैं। हमारे खन्ना जी 9 बार से विधायक है शाहजहांपुर से। तमाम ऐसी सीटें हैं। फरुखाबाद से विजय सिंह कई बार विधायक रहे, वो जाट है, 4 परिवार हैं जाट के कुल। ऐसे अपवाद है, लेकिन ये नियम नहीं, राजनीति का नियम हमने बता दिया कि किसको टिकट देनी है, कहाँ से। ऑडियंस में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो उसके पास माइक पहुंचाइए जरा, कोई हाथ उठा दे, कुछ पूछना चाहें। ताहिरा जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, ताहिरा जी को माइक दीजिए। ठीक है भाई, मेरा ये सवाल ठीक। हाँ, मेरा ये सवाल था कि जो अभी बात हो रही थी पूरी, आपने ब्राह्मणों की बात की, वो तो ठीक है, वो बात हुई, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बीजेपी ने एक पिच बिछाई, उसी पे आप सब खेल रहे हैं। एजुकेशन की बात आप करते नहीं, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करते नहीं, महिलाओं की बात करते हैं, उसी पिच पे सब खेल रहे बीजेपी हैं। की पिच पर सारे लोग खेल रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे खेल रहे हैं। मेरा ये कहना है, आप सब उसी पे खेल रहे हैं। ठीक है आस्था तो ताहिरा जी, सबकी ठीक है आपकी भाई, भी समय कम है, हमारी भी एक एक छोटी इसीलिए- छोटी टिप्पणी सारे दल का, विरोधी दल ताहिरा करेंगे। जी इसीलिए हम लोगों ने कहा, क्योंकि उन्होंने मंच पे आज ब्राह्मण सम्मेलन के लेकर बात की। यही बात ये आप सब सारे विपक्ष के पार्टियों ने कहा, मनीष जी से भी कहा कि जब भी बात होती है आपसे बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की, आप सिवाय एक बात आस्था पे उस चीज़ को लेके आ जाते हैं और उसी पे चारी तरफ से आप इलेक्शन को घुमाना चाहते हैं। वो इस बार 2022 में नहीं होगा, इसलिए ही मैं गारंटी कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को इस बार हटाने जा रही ठीक है। है अभिषेक जी। मुझे लगता है अगर आपने बहुत ध्यान दिया होता 2017 के हमारे इलेक्शन कैंपेन पे, जब उत्तर प्रदेश की सरजमी पे माननीय प्रधानमंत्री मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे थे, रमजान और शमशान की बात कर रहे थे, कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी काम बोलता है कि नारे पे चुनाव लड़ी थी। काम बोलता है, हर आगाज का अंजाम बोलता है। हमने चाहे लैपटॉप्स को मुद्दा बनाया था, हमने समाजवादी पेंशन को मुद्दा बनाया था, सड़कों को मुद्दा बनाया था, मेट्रो को मुद्दा बनाया था, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को मुद्दा बनाया था, रिक्रूटमेंट्स को बनाया था, लोगों को रोजगार देने को बनाया था, पर कैपिटा इनकम पे बनाया था, ठीक है, अभी- निश्चित रूप से। और हम उसी रास्ते पे आज भी काम अभिषेक कर रहे हैं, बाबू, आगे भी करते हैं। समय कम है, दुजन जी छोटी सी टिप्पणी। हाँ, अभी आपने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा कि प्रियंका जी ने जो है महिलाओं की बात की। कांग्रेस किसानों की बात करती है, ना तो धर्म की बात करती है, न जात की बात करती है, क्योंकि महिलाओं की कोई जात नहीं होती है, किसानों की कोई जात नहीं होती है, नौजवानों की कोई जात नहीं ठीक है। होती, जो बेरोजगार हैं, मुझे हम भी उनकी बात करते नहीं, हैं। नहीं, एक मिनट का 30 सेकंड, ओनली 30 बिल्कुल। सेकंड जी। देखिए, अभी अभिषेक जी ने 17 के चुनाव का जिक्र किया। अखिलेश यादव एक योजना लेकर आए थे, मेरी बेटी उसका कल, केवल मुस्लिम बेटियों के लिए लेकर आए थे। फिर आप लेके मनीष जी वहीं पर आ गए। नहीं, ये इनका काम बोलता है। एक्चुअली गलत है। ठीक है, नहीं, आप फैक्चुअली भी गलत जानते है। तो होंगे। आज इस मंच पे, आप कह रही हैं, ताहिरा जी आज स्वयं इस कह रही हैं मंच गलत पे, है। आज इस मंच, अमिताभ जी स्वयं को तो कह रही याद हैं भी गलत है। होगा। ठीक है, अमिताभ जी मेरे को पास याद समय- होगा। ठीक है, मैंने मनीष, मेरे पास समय कम है, माफी चाहूंगा फैजान भाई, माफी चाहूंगा। मैंने किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन देश को और इस प्रदेश को खूब पढ़ा। पूरा देश घूमा, हर 5, 6, 7 चुनावों में, और उत्तर प्रदेश को तो बहुत नज़दीक से देख ही रहा हूँ इतने वर्षों से। मैं अपने अनुभव से ये बात कहता हूँ, जो बात ताहिरा जी कह रही ना, वो सेमिनार्स की बात है। राजनीति में उन चीज़ों को कोई रियल सेंस में है ही नहीं, मसला ही नहीं, चिंता का विषय नहीं। जो घोषणा पत्र छपता है वो पार्टी ऑफिस में से ही बाहर नहीं जा पाता। कौन पढ़ता है? जो छपाते वो ही नहीं पढ़ते। आप लोग वोटर हैं, कभी घोषणा पत्र पढ़ा? जब हमने आपने नहीं पढ़ा तो ननकू और रज्जा कहां पढ़ेंगे? वो नेता को सुनते हैं मंच से, नेता क्या बोल रहा है, और मंच से तो वही बोला जाता है जो नहीं बोलना चाहिए, वही बोला जाता है ना।
ताकि सनद रहे, कोर्ट कचहरी के काम के लिए घोषणा पत्र छपवा लिया जाता है ताकि सनद रहे कि भाई हमने ये अच्छी अच्छी बातें कही थी। चुनाव फिर आके कहाँ पर टिकता है, हमने भी देखा, आपने भी देखा। मसला केवल इतना नहीं कि ब्राह्मण का या ठाकुर का या पिछड़ों का या अगड़ों का या मुसलमानों का, ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए कि कोई भी समूह, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी जाति एक लामबंदी के साथ वोट करे। नहीं, वोट गुण और दोष के आधार पर होना चाहिए, उम्मीदवार की मेरिट पर होना चाहिए। उम्मीदवार देखिए, जाति देखकर जब वोट करेंगे आप, तब आप सोचिए आप बहुत कठिन किस्म का जुआ खेलेंगे। बहुत किस्मत वाले होंगे तो अच्छा उम्मीदवार चुन पाएंगे, अन्यथा जाति तो जीतेगी लेकिन फिर लोकतंत्र वहां पर कंप्रोमाइज हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।